So, hello friends, welcome to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल पे आज क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी जो हमारा है जैव प्रक्रम वो स्टार्ट होने वाला है न्यू सेशन के लिए। जो बच्चे 2025 एंड 2026 बैच के रहने वाले हैं, मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एकदम न्यू बैच है और यहाँ से वो अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा लाइन वाइज इस चैनल पे आप सभी को पूरा नोट वाइज अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा एंड सारे टॉपिक्स लाइन टू लाइन अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। एंड ज़्यादा बातें ना करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है उसे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जो क्लास 10 का हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, स्टार्ट करते हैं आज हम उसको। तो सबसे पहले जो जैव प्रक्रम है उसको स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम का मतलब होता क्या है। सो बेसिकली फ्रेंड, जो जैव प्रक्रम होता है उसे हम इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। हमारे जीवन में होने वाली सभी क्रियाएं। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। उदाहरण पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि। बेसिकली फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हैं तो हमारी जो लाइफ होती है, जो जीवन होता है, जीवित रहने के लिए सजीवों के लिए, जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं डेली लाइफ में वो सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, जैसे किसी भी सजीव को, किसी भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत रहती है। पोषण उन्हें भोजन से मिलता है। और उसके बाद जो श्वसन है, आप लोगों को जीवित रहने के लिए श्वसन की भी आवश्यकता पड़ती है, आप लोग सांस भी लेते हो। उसके बाद उत्सर्जन, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होते रहती है, जैसे कि परिसंचरण भी होता है इसमें। आगे हम लोग देखते हैं पोषण, जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। फ्रेंड, जो यहाँ पे टॉपिक पोषण बताया गया है, श्वसन बताया गया, उत्सर्जन बताया गया है, ये सब हम लोग अपने आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे साथ साथ आप हमारे नोट्स भी बनाते रहिएगा। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हैं, बट ज़्यादा सही रहेगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाएं। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं पोषण की परिभाषा। इसे हम अपने एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। फ्रेंड, जो पोषण होता है उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है जीवों की भोजन ग्रहण करने, जो आप लोग भोजन को ग्रहण करते हो उसके बाद जो उसका उपयोग करते हो, भोजन ग्रहण करने के बाद, उपयोग करने के बाद हमारे शरीर में जो डाइजेस्ट होता है उसके बाद जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। आई होप फ्रेंड कि आप लोग को जैव प्रक्रम और पोषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अपने चलते हैं आगे आने वाले टॉपिक पे, जहाँ पे बताया जा रहा है पोषण की आवश्यकता। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों हो सकती है, पोषण की आवश्यकता क्यों हो सकती है। नए जीव द्रव्य से, इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है। जो भी हमारी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उन नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतक में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है। जो भी ऊतक, जो भी कोशिकाएं रहते हैं उनकी मरम्मत करता है। आगे बताया जा रहा है नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों सेम हो गया है। इसको आगे देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे 2 पॉइंट सेम हो गया। फ्रेंड्स, इसको हम लोग यहाँ पे लीव करते हैं एंड आगे अपने टॉपिक देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है भोजन समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
और यह ऊर्जा भोजन के अपचयन से मिलती है। सो फ्रेंड्स, आपको अपनी डेली लाइफ में अपनी जैविक क्रियाओं को अच्छे से चलाने के लिए, अपने सभी काम को अच्छे से करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भोजन होता है उसी से आपको अच्छे से ऊर्जा प्राप्त होगी, और जब आपको अच्छे से आपके शरीर में एनर्जी रहेगी तो आप अपने जैविक क्रियाओं को, जो आपके डेली लाइफ में जो भी काम रहते हैं, आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो है पोषक तत्व। आई होप कि ये सारे पॉइंट, जो टॉपिक मैंने अभी आप लोगों को समझाए हैं, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पोषक तत्व है वो क्या बता रहा है आप लोगों को। इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिए कि आपको इसे कैसे लिखना है। वह रसायन है, यहाँ पे पोषक तत्व की बात हो रही है कि पोषक तत्व वह रसायन है जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं और उनके शरीर को समृद्ध करते हैं। अर्थात यहाँ आपको समझाया जा रहा है कि भोजन में पाए जाने वाले वे सभी रसायन, जो भी तत्व भोजन में पाए जाते हैं, वो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं और उनके शरीर को अच्छे से डेवलप करते हैं, समृद्ध करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो भोजन होता है, भोजन के मुख्यतः 5 पोषक तत्व हैं। अब 5 पोषक तत्व हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि ये पोषक तत्व हमारे कौन से भोजन में, कौन से खाने पीने वाले चीज़ों में पाए जाते हैं। सो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, अर्थात CH2 से। ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट्स और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग देखेंगे जो सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज आदि में पाया जाता है। आगे जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, मंड के रूप में अर्थात स्टार्च के रूप में पाया जाता है। चावल में, आलू में, मक्का में आदि में ये पाए जाते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट पोषक तत्व है, वो है वसा, जिसे हम लोग इंग्लिश में फैट्स बोलते हैं। वसाओं का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जो वसा का निर्माण होता है वो कार्बन से, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के मिलने से ही होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी बताया गया, लेकिन यहाँ पे इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत मतलब कि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कार्बोहाइड्रेट से। जितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स में, उससे थोड़ी कम मात्रा में पाई जाती है वसाओं में। आगे है, यह शरीर को आकृति भी प्रदान करता है। ये बताया जा रहा है जो फैट्स होते हैं वो शरीर को एक अच्छा सा शेप देते हैं, शरीर को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। आगे इसमें बताया जाएगा कि जो वसा होता है वो हमें ऐसे कौन से भोजन को कंज्यूम करना चाहिए, कौन से भोजन को खाना पीना चाहिए जिससे हमें ये पोषक तत्व, ये न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं एंड आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड ऐसी डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा है वसाएं वाला, जहाँ पे हम लोग अभी पहुँचे थे। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपना आगे का पॉइंट देखते हैं, जल्दी से इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना है। कम समय में ज़्यादा टॉपिक आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना है। आगे है, पशुओं से यह हमें मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में मिलता है। अगर आप वसा को अपने भोजन में इंक्लूड करना चाहते हैं, अगर आप भोजन के साथ साथ अगर चाहते हैं कि वसा भी आप अपने शरीर को
प्रोवाइड करें और इसको खाना चाहते हैं तो आप इसे, अगर आप पशुओं से बनी हुई चीज़ में लेना चाहेंगे तब ये मक्खन में पाया जाएगा, पनीर में पाया जाएगा, दूध में पाया जाएगा तथा घी के रूप में मिलता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पशुओं से ना कंज्यूम करके हम इन्हें पेड़ पौधों से लें, पेड़ पौधे से बनी हुई चीज़ों को खाएं, तब हम इसमें ले सकते हैं नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि इसके वानस्पतिक स्रोत हैं। जो पशुओं का स्रोत था वो मक्खन, पनीर, दूध, घी ये सब थे, फैट्स जिसमें पाए जाते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वानस्पतिक स्रोत होते हैं, इनको आप लोग नारियल, बादाम, मूंगफली से प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे तो हमारा 2 पोषक तत्व कंप्लीट हो गया फाइनली, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि हमें 5 पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना है, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन आज हम लोग पोषक तत्व कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट पोषक तत्व है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। यहाँ प्रोटीन्स के बारे में बताया जा रहा है, प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। प्रोटीन्स बताया जा रहा है कि ये एंजाइम का निर्माण करते हैं और हमें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, आगे हम प्रोटीन के बारे में देख सकते हैं। जंतुओं में प्रोटीन के स्रोत मांस, मछली, अंडा ये सारे होते हैं। अगर आप अपने भोजन में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप मछली ले सकते हैं, मांस का उपयोग कर सकते हैं और एग्स का उपयोग यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एनिमल्स से कंज्यूम करना चाहते हैं, एनिमल्स का रिसोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप प्लांट्स का कोई भी पदार्थ लेकर अपने प्रोटीन्स की मात्रा भोजन में इंक्लूड करना चाहते हैं, तब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जो है गेहूँ, मूंगफली, बादाम आदि। आगे हमारा जो नेक्स्ट पोषक तत्व है वो है विटामिन्स। जैसा कि अभी आप लोगों ने 5 पोषक तत्व देखे थे कि हमें 5 पोषक तत्व पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला हमारा था कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा था फैट्स, वैसे तीसरा हमारा प्रोटीन था, चौथा जो अब हमारा है वो है विटामिन्स के बारे में। जो विटामिन्स होता है ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। जो विटामिन्स होता है इन्हें ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जल में घुलनशील विटामिन्स और वसा में घुलनशील विटामिन्स। कुछ विटामिन्स होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन्स होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, अर्थात जल में नहीं घुलनशील होते हैं, नहीं घुल सकते हैं। जो पहला हमारा है जल में घुलनशील विटामिन्स वो है विटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा है वसा में घुलनशील विटामिन्स। ऐसे विटामिन जो फैट में अच्छे से डिसॉल्व हो सकते हैं, घुल सकते हैं, वो है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई एंड लास्ट विटामिन के। अब हमारे 4 पोषक तत्व कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह हमें अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, बट अभी हम लोग केवल पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में चैप्टर को हम और आगे बढ़ाएंगे एंड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँगी। एंड जब आपका एग्ज़ाम नहीं पास आ जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला रहेगा, तब आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अभी भी क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड जो बच्चे अभी क्लास 10th में, आप वो सारे भी वीडियोस देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा लास्ट यहाँ पे पोषक तत्व जो हमें पढ़ना है वो है जल तथा खनिज लवण। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जल शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेती हैं। आपके शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इन सभी में जल का महत्वपूर्ण रोल होता है। एंड जो हमारा आगे नेक्स्ट है खनिज लवण, शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये आज का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड ये जो भी नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सब आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड ऐसे डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड डेली वीडियो अटेंड करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।